मेरा नाम आंचल है। मेरे भैया हर रोज जब काम से वापस आते तो खाना खाने के बाद भाभी से कहते कि तैयार हो जाओ। भाभी तो जैसे भैया के कहने के इंतजार में ही रहती थी कि कब मेरा पति मुझसे कहे और मैं फौरन से तैयार हो जाऊं। उसके बाद दोनों तैयार होकर चले जाते थे। मेरी माँ भैया से पूछती कि तुम बहू को लेकर कहाँ जाते हो, तो भैया रोज माँ से एक ही बात कहते हैं कि हमारे गांव में चीता आया हुआ है, बस इसे वही दिखाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। भैया की रोज रोज यही बात सुनकर मैं तंग आ गई थी और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं देखकर ही रहूंगी कि भला चीता कौन सी जगह पर आया हुआ है। एक दिन मैं यही सब जानने के लिए अपने भैया के पीछे पीछे गई तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्योंकि वहां पर तो एक दिन मैं रोटी पका रही थी। भैया ने खाना खाते हुए आज फिर से भाभी से कहा, प्रेरणा जल्दी से तैयार हो जाओ। ये सुनते ही माँ के माथे पर बल पड़ गए थे। भाभी जो बैठी हुई बर्तन धो रही थी फौरन से किचन से बाहर निकली। उन्होंने अपने हाथ धोए और कमरे में तैयार होने के लिए चली गई। माँ बिस्तर पर बैठी हुई थी। कहने लगी, बेटा साहिल, तुम अपनी पत्नी को कहाँ लेकर जाते हो? साहिल भैया ने लापरवाही से कहा कि माँ कहीं भी तो नहीं, बस यही ऐसे ही किसी काम से जा रहा हूँ। वैसे भी हमारे गांव में कोई घूमने जैसी जगह ही नहीं है, बस आजकल सीधी सड़क वाले रास्ते पर चीता आया हुआ है। गांव के बहुत सारे लोगों ने उसे देखा है। वैसे भी मेरी पत्नी को चिड़ियाघर के जानवर देखने का बहुत शौक है। शहर जाने की तो आप हमें परमिशन नहीं दे सकती, इसलिए मैं प्रेरणा को सीधी सड़क वाले रास्ते पर चीता दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। बेचारी दूर से ही चीजों को देखकर बच्चों की तरह खुश हो जाती है। मैं किचन में खड़ी रोटी पका रही थी और अचानक ये बात सुनकर मैं तो अपने हाथ जल्दी से झाड़ लिए और किचन से बाहर निकालकर भैया की बात सुनकर शॉक रह गई। और मैंने भैया से कहा कि क्या सच में हमारे गांव की सीधी सड़क वाले रास्ते पर चीता आया हुआ है? मेरे भैया ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, हमारे गांव में चीता आया हुआ है। मुझे तो भैया की बात सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से अपने हाथ धोए और हाथ साफ करके भैया के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने भैया से कहा कि भैया, मैं भी जल्दी से तैयार होकर आ जाती हूँ, मुझे भी जानवर देखने का बड़ा शौक है। भैया प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी चीता देखना है। भैया मेरी बात सुनकर मुझे घूरने लगे और कहने लगे, आराम से घर में ही बैठी रहो, चूहा देखकर तो डर के मारे तुम्हारी जान निकल जाती है और चीता देखने जाना है। साहिल भैया ने मुझे बुरी तरह से डांट दिया था। मैं उनसे नाराज होकर मुंह फुलाकर दोबारा से किचन में रोटी पकाने लगी थी। भाभी थोड़ी देर के बाद तैयार होकर भैया के साथ जाने के लिए कमरे से बाहर निकल आई थी और भैया भाभी दोनों ही घर से चले गए थे। उनके घर से निकलते ही माँ की बड़बड़ाहट शुरू हो गई थी। माँ कह रही थी कि अपनी पत्नी को चीता दिखाने ले जा रहा है। मैं सब जानती हूँ कि ये दोनों कहाँ जाते हैं। ये जो मेरा बेटा अपनी चालाक पत्नी को घुमाने लेकर जाता है, इसने ही मेरे मासूम बेटे को अपनी तरह चालक बना दिया। घर में देखो किस तरह से मासूम बनी रहती है, मेरे सीधे साधे बेटे को अपने इशारों में फंसाना चाहती है और मेरा बेटा हमेशा अपनी पत्नी का गुलाम बना रहता है। मैंने देखा था जब भी भैया और भाभी घर वापस आते थे तो भाभी की हालत बहुत ज्यादा अजीब होती थी और उनका सांस फूल रहा होता था, लेकिन दोनों के चेहरे खिले खिले होते थे। भाभी घर में आते ही अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती। उसके बाद जब वह कमरे से बाहर निकलते तो बिल्कुल ठीक लगती थी। भैया के चेहरे पर भी एक अजीब सी मुस्कान होती थी। मुझे ये सोचकर हैरत होती कि चीते जैसे खतरनाक जानवर को देखकर भैया भाभी को डर नहीं लगता, बल्कि वह दोनों तो खुश हो जाते हैं। न जाने माँ क्यों साहिल भैया और प्रेरणा भाभी को खुश देखकर भड़क उठती थी। शायद इसलिए माँ को प्रेरणा भाभी शुरू से ही पसंद नहीं थी। हमारे घर की वही कहानी है जो दूसरे घरों की होती है। मेरी माँ भैया की शादी अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहती थी, लेकिन भैया ने तो भाभी को पसंद कर लिया था और उसके बाद उन्होंने माँ से भाभी के लिए रिश्ते को कहा। लेकिन माँ रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रही थी। वह नहीं चाहती थी कि प्रेरणा भाभी की शादी मेरे भैया के साथ हो जाए। जब माँ भैया के इस रिश्ते पर राजी नहीं हो रही थी तो भैया ने अपनी मर्जी से ही भाभी को भगाकर शादी कर ली और शादी करने के बाद वह उन्हें घर ले आए। अब साहिल भैया माँ के इकलौते बेटे थे और वही हमारे घर में अकेले कमाने वाले थे। वह भैया को अपने आप से दूर नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने उनको इस गलती के लिए माफ तो कर दिया, लेकिन वह आज भी भाभी को सबका कसूरवार ठहराती है और उनसे नफरत करती है। माँ का बिहेवियर भाभी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। हम दो बहनें थे और एक साहिल भैया।
मेरी बड़ी दीदी का नाम नीता था। मेरे पिताजी तो बीमार रहते थे और उनके हमेशा दवाएं चलती रहती थी। उनकी तबीयत कभी भी बिगड़ जाती थी। इधर माँ पिताजी की वजह से बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि हमेशा मेरे पिता बीमार रहते थे और उनकी दवाएं में काफ़ी सारा पैसा खर्च हो जाता था। माँ का कहना था कि मेरा एक ही बेटा है और उसकी शादी मैं अपनी पसंद के मुताबिक करूंगी, लेकिन भैया ने माँ के सपने को सपना जरूर कर दिया था। मैं तो अभी पढ़ाई कर रही थी। मेरा इंटर पूरा होने वाला था। अब मेरे भैया भाभी की शादी को 8 महीने होने वाले थे। मैंने जब से होश संभाला था, माँ और पिताजी हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे। मेरी दीदी की तो शादी हो गई थी, अब मैं ही कुंवारी बची थी, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती थी। लड़कियों को नौकरी नहीं करने दिया जाता था, मुझे तो नौकरी करती हुई लड़कियां बहुत पसंद थी। मेरे पिताजी तो चाहते थे कि मैं और पढ़ूं लिखूं, लेकिन माँ कहती थी कि लड़कियां घर गृहस्थी संभालती हुई अच्छी लगती है। मेरी माँ बहुत ही पुराने ख्यालों वाली औरत थी और वह चालाक सासों की तरह हमेशा मेरी भाभी को तंग करती रहती थी। मेरे पिता माँ को बहुत समझाते थे कि बहू पर इतना अत्याचार मत किया करो, तुम्हारे आगे भी बेटियां हैं, लेकिन मेरी माँ तो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसी बात पर माँ और पिताजी दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई रहती थी। भैया तो भाभी का बहुत ख्याल रखते थे, उनका बहुत कहना मानते थे, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती। लेकिन वह बेचारी फिर भी घर के सारे काम किया करती थी और माँ की सारी बातों को खामोशी से सुना करती थी। कभी उन्होंने माँ को पलट कर जवाब तक नहीं दिया था, जबकि मेरी माँ भाभी को बहुत बुरा भला कहती थी। माँ तो भाभी से बहुत बैर रखती थी। सुबह सवेरे ही माँ उठकर बैठ जाया करती थी। ढंग से दिन भी नहीं निकलता था। गर्मियों का महीना था, हम सब लोग छत पर एक साथ सोया करते थे, क्योंकि दिन भर की गर्मी की वजह से कमरों के अंदर बहुत ज्यादा घुटन पैदा हो जाती थी। हमारे घर में ऐसी भी नहीं था। जबकि रात को ठंडी हवा चलती थी तो हम सब छत पर चले जाते थे। माँ सुबह के 6 बजे ही उठ जाया करती थी और सबसे पहले साहिल भैया के कमरे का दरवाजा बजाना शुरू कर देती थी। हमारी आंख माँ के दरवाजा खटखटाना की आवाज पर ही ज्यादा खुलती थी। जिस अंदाज से माँ साहिल भैया के कमरे का दरवाजा बजाती थी, हमें लगता था जैसे कोई तूफान आ गया है। हम उठकर बैठ जाते थे और साहिल भैया तो मलती हुई आंखों से दरवाजा खोलने के लिए आया करते थे। फिर वह माँ से शिकायत करते कि अभी तो ठीक से दिन भी नहीं निकला है और आप अभी से ही जगाने के लिए आ गई हो। वह माँ से कहते हैं, माँ प्लीज ढंग से दिन तो निकलने दिया करो, आपको पता है ना कि मैं रात को भी देर से सोता हूँ, इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। उधर दिन ठीक से नहीं निकलता और इधर आप मेरा दरवाजा बजाना शुरू कर देती हो। माँ भैया की बात सुनकर रोना धोना शुरू कर देती थी। सुबह सुबह ही सारे घर में हंगामा मच जाता था। माँ साहिल भैया से कहती कि अब तुझे मेरे आगे भी जुब्बा चलानी आ गई, पहले तो तू मेरी हर बात को खामोशी से सुनता रहता था, और तुझे पता है कि मैं पहले से ही तुझे इतनी ही सवेरे उठाती हूँ, लेकिन अब तो तुझे हर बात से शिकायत होने लगी है। जब से तेरी पत्नी इस घर में क्या आई है, तू तो अपनी पत्नी का गुलाम बनकर रह गया और देखो मेरे सामने तेरी कितनी जुबान चलने लगी है। मुझे पहले से ही पता था कि प्रेरणा बहुत तेज लड़की है, इसलिए तो मैं तेरी इसके साथ शादी के लिए राजी नहीं थी। इस लड़की ने तुझे मेरे आगे बोलना सिखा दिया, वरना तू तो अपनी माँ का सीधा साधा सा बेटा था। माँ भाभी और भैया को बहुत बुरा भला कह रही थी। पिताजी ने फिर माँ को डांट लगाई और कहने लगे कि इतनी सुबह सुबह किस बात का शोर मचाया हुआ है। भैया फिर खामोशी से नहाने के लिए चले गए। हमारा घर पुराने टाइप का बना हुआ था। माँ की बहस की वजह से हमारे घर में सुबह सुबह हंगामा खड़ा हो जाता था। साहिल भैया भी शाम को जब काम से घर आते और खाना खाने के बाद भाभी को तैयार करने के बाद न जाने कहाँ लेकर चले जाते थे। माँ के नाराज होने की भी कोई फिक्र नहीं करते थे। अजीब बात यह थी कि भाई और भाभी जब भी घर वापस आते थे तो भाभी का चेहरा बहुत उदास होता था। उनके चेहरे पर थकान नजर आती थी और साहिल भैया भाभी को आराम से पकड़कर घर में लाते थे, जैसे किसी बीमार इंसान को घर में पकड़कर लाया जाता है, और भाभी सीधा अपने कमरे में जाकर कुछ देर आराम करती थी। लंबे लंबे सांस भरने लग जाती थी, जैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भैया और भाभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते थे और आंखों से अजीब से कुछ इशारे करते थे, जैसे वह आंखों ही आंखों में कोई बात करना चाह रहे हो। मैं उन लोगों के आंखों के इशारे को नोटिस किया करती थी। मैं सब कुछ देखकर नजरें झुका लेती थी, लेकिन उन दोनों की मुस्कुराहट मेरी माँ के सीने को छलनी करके रख देती थी।
मुझे ना जाने क्यों दिन ब दिन चीता देखने का इंटरेस्ट आने लगा था। मैं स्कूल अपनी फ्रेंड्स के साथ ही जाती थी और इत्तेफाक ये था, किसी भी सड़क वाले रास्ते से ही जाते थे। वहां से हमें शॉर्टकट पड़ता था। मुझे ना जाने क्यों चीता देखने का इंटरेस्ट हो रहा था। मैंने इस बारे में अपनी फ्रेंड्स को भी बता दिया था। शायद मेरी किसी फ्रेंड ने चीता देखा हो, लेकिन इस बात के बारे में मेरी फ्रेंड्स में से कोई भी नहीं जानता था। कोई इस बारे में कुछ जानता ही नहीं था। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई थी कि इतनी बड़ी बात है, हमारे गांव में चीता आया हुआ है और मेरे फ्रेंड्स को कुछ पता ही नहीं। ऐसी बात तो हमारे गांव में जंगल की आग की तरह फैलती है। फिर यह कैसे मुमकिन था कि किसी को इस बात के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब तो मेरा इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। सारा दिन अपनी क्लास में बैठकर भी मेरा ध्यान बार बार उसे चीते की तरफ जा रहा था। हालांकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मेरा दिमाग बहुत तेज था, हर साल मैं फर्स्ट आती थी और अब तो वैसे भी मेरा स्कूल में लास्ट चल रहा था। मेरा इंटर कंप्लीट होने के बाद मेरा एडमिशन कॉलेज में होना था। मेरे टीचर्स हमेशा मेरी तारीफ करती थी, लेकिन आज मेरा दिमाग ना जाने कहाँ पर खोया हुआ था। मेरे टीचर ने जब मुझे खोया हुआ देखा तो पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम कहाँ खोई हुई हो। अचानक मैं उनकी बात पर घबरा गई थी। दिमागी तौर पर मेरा ध्यान तो चीते की तरफ ही पड़ा हुआ था। मैं बार बार उसके बारे में ही सोच रही थी, जो सीधी सड़क पर आ गया था, लेकिन भैया भाभी के अलावा चीते को किसी ने भी नहीं देखा था। मुझे याद आने लगा कि चिड़ियाघर देखने का तो मुझे भी बहुत शौक था। बचपन में बस हम एक बार ही शहर गए थे, वहां पर हमने जाकर चिड़ियाघर देखा था। मैं चिड़ियाघर देखकर बहुत खुश हुई थी। पिताजी हमें चिड़ियाघर दिखाने के लिए ले गए थे। पहली बार सारे जानवरों को अपनी आंखों को देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। हम लोग इस तरह से खुश हो रहे थे जैसे किसी अजूबे को देख लिया हो। और मेरी बदकिस्मत ये थी कि उस वक्त चीता चिड़ियाघर में नहीं था। मैंने चीते को सिर्फ किताबों और टीवी में ही देखा था। अभी तक मैं चीते को अपनी आंखों से नहीं देख पाई थी। फिलहाल अभी तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। मेरे सामने मेरी टीचर खड़ी हुई थी और उन्होंने मेरे हाथ पर डंडा मार दिया। वो मुझे घूर कर देखने लगी और कहने लगी, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। मैंने उनसे नजरें चुरा ली। टीचर ने डंडा मेरे हाथ पर बड़ी जोर से मारा था। मैंने जल्दी से चीते पर से अपना ध्यान हटा लिया और पढ़ाई करने लगी। छुट्टी के टाइम मैंने सोचा कि एक बार मैं सीधी सड़क के रास्ते पर कुछ देर तक रुककर इंतजार करके देखती हूँ, शायद मुझे चीता नजर आ जाए। मैंने फैसला कर लिया था और सोचा था कि मैं अकेले तो इस सड़क पर नहीं खड़ी रह सकती। मुझे अपनी फ्रेंड्स को भी इस बारे में बताना होगा। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सीधी सड़क वाले रास्ते से आने लगी। मेरे अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट जाग रही थी। एक तो चीते को देखने का इंटरेस्ट और खुशी, दूसरा ये डर कि कहीं चीता हमें कोई नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि वह एक बहुत खतरनाक जानवर होता है। अगर उसने मुझ पर हमला कर दिया तो वह खूंखार जानवर मेरी तो चिरफाड़ करके रख देगा। फिर कौन नहीं जानता कि चीता खतरनाक होने के साथ साथ चालक भी होता है और मानव शरीर के मांस को तो वह खाने का भूखा होता है। मैंने चीते के बारे में काफ़ी सारी कहानियां पढ़ी हुई है। अब तो मुझे और भी ज़्यादा चीते को देखने का मन कर रहा था। हम सारे फ्रेंड्स मिलकर सीधी सड़क के रास्ते पर आ गई थी। मैंने अपनी फ्रेंड्स को वहां पर रुकने के लिए कहा, लेकिन मेरी सारी फ्रेंड्स को ही घर जाना था, इसलिए उन्हें लेट हो रहा था तो वह चली गई। तो फिर मैंने उनको भेज दिया और मैं खुद अकेले खड़े होकर वहां इंतजार करने लगी। मुझे वह चीता देखना था, इसलिए मैं वहीं खड़े होकर चीते का इंतजार कर रही थी और घर नहीं गई थी। मुझे वहां पर खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी। मैं चारों तरफ देख रही थी। मेरे दिल में एक डर भी था कि कहीं मुझे चीते ने देख लिया तो क्या होगा। मैं बहुत सावधानी से चारों तरफ नजरें दौड़ा रही थी। उस वक्त तो इतनी धूप थी कि मुझे वहां पर टहलते हुए काफ़ी देर हो गई थी और गर्मी भी लग रही थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। 1 घंटा पूरी सावधानी के साथ चारों तरफ नजर घुमाते हुए ढूंढ चुकी थी, लेकिन मुझे कहीं भी चीता नहीं मिला था। मैं बड़ी मायूस सी हो गई थी। मायूस होकर जब मैं घर वापस आई तो माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मैंने देखा कि माँ भाभी को डांट रही थी और भाभी भी रो रही थी। मैं समझ गई थी कि माँ ने जरूर भाभी से कुछ ऐसा वैसा कह दिया होगा। माँ ने भाभी से कहा कि प्रेरणा, तुम्हारे ये हथकंडे मेरे घर नहीं चलेंगे। बहाने बनाकर, बहला फुसलाकर तू मेरे बेटे को रात को घर से उसे न जाने कहाँ लेकर चली जाती है। तू मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं कर सकती। मैं तुझे समझा देता हूँ कि रात को अपना बिस्तर छत पर कर लेना। इतनी गर्मी है फिर भी तुम दोनों बंद कमरे में सोते हो। तुम दोनों को कमरे के अंदर नींद कैसे आ जाती है।
साहिल को तो शादी से पहले बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं थी और अब जून के महीने में भी वह कमरा बंद करके सो रहा है। वह पहले हम सब लोगों के साथ ही छत पर सोया करता था। न जाने तूने मेरे बेटे पर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि वह हमेशा तेरा ही कहना मानता है। मैं भी देखती हूँ कि रात को तुम लोग कैसे कमरे में सोते हो। माँ को न जाने भाभी से क्या प्रॉब्लम थी, वह बेचारे बिना आवाज के रो रही थी। भाभी माँ से कहने लगी कि मम्मी जी, मैंने तो साहिल से कहा था कि हम लोग छत पर बिस्तर करके सो जाते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। भाभी की किसी बात पर माँ को कोई यकीन नहीं आ रहा था। माँ भाभी से कहने लगी कि बस बस रहने दे, मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। माँ ने तो फौरन ही उन्हें रोक दिया था। मेरी बड़ी दीदी, उनका रंग बहुत ज्यादा सांवला था, उनका कहीं पर रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जब भाभी हमारे घर शादी करके आई थी तो माँ को उनका बड़ा भाई बहुत पसंद आया था। माँ ने शर्त रखी थी कि मैं तुझे एक ही शर्त पर एक्सेप्ट करूंगी, जब तू मेरी बेटी की शादी अपने भाई से करवा देगी। भाभी की फैमिली वाले तो पहले ही उनसे बहुत ज्यादा नाराज थे। बड़ी मुश्किल से भाभी ने अपनी फैमिली को अपनी तरफ से राजी किया था और फिर अपने भाई को भी राजी किया था कि वह अपनी बहन का घर बसाने की खातिर उनकी नंद से शादी कर ले। अब भाभी ने तो भागकर शादी की थी। वह लोग भाभी से बहुत ज्यादा नाराज थे, लेकिन बहन भाई का रिश्ता तो बहुत ही प्यार से बनाया गया है, इसलिए अपनी बहन का घर बसाने के खातिर और अपनी बहन को खुश देखने की वजह से उन्होंने भाभी को माफ कर दिया और साथ ही साथ मेरी बड़ी दीदी के साथ शादी भी कर ली। भाभी का भाई मेरी दीदी का बहुत ख्याल रखता था, हमेशा उनके इशारों पर चलता था। जबकि मेरी दीदी का रंग बहुत सांवला था, इस वजह से उनका रिश्ता नहीं लग पा रहा था। लेकिन शादी करने के बाद वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करने लगा था। मेरी बड़ी दीदी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे बिहेवियर की थी, लेकिन मेरी माँ ने उनकी आदत को बिगाड़ दिया था। माँ हर रोज उनसे फोन पर बातें करती और कहती कि अपने पति को काबू में रखना, और यहाँ प्रेरणा भाभी को वह परेशान करती रहती थी। हालांकि सुबह सुबह ही उठकर भाभी घर के कामों में लग जाती थी। सुबह होते ही उन्होंने सबके लिए नाश्ता बनाना, घर की सफाई लगाना और दोपहर का खाना बनाना, सारे काम ज्यादातर भाभी ही किया करती थी। माँ तो सिर्फ थोड़ा बहुत पिताजी का काम ही कर लेती थी। मुझे खुशी थी कि चलो, इस समय माँ ने मुझ पर गुस्सा नहीं निकाला था कि मैं इतनी देर से घर कैसे आई थी। किसी का मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं था। मैं अपने कमरे में चली गई। साहिल भैया तो नाश्ता करने के बाद सुबह को अपनी दुकान पर जाने के लिए घर से निकल जाते थे और फिर शाम को ही घर लौटते थे। और जब तक प्रेरणा भाभी की बात बात पर शामत आती रहती थी। मैं इतनी गर्मी में कॉलेज से आई थी। आते ही मैं नहाने चली गई। ठंडे ठंडे पानी से नहाकर मुझे कुछ सुकून मिल गया था। उस टाइम भाभी अपने कमरे में बैठी हुई थी। मैं भाभी के कमरे में चली गई। वह बेचारी खाना खाते खाते आंसू भी बहा रही थी। मैं भी उनके पास बैठ गई। उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम भी खाना खा लो, लेकिन मैंने उन्हें इनकार कर दिया और कहा कि भाभी आप खाना खाए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उन्होंने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भाभी की ऐसी हालत देखकर मुझे माँ के बिहेवियर पर अफसोस हो रहा था। मैंने भाभी को तसल्ली दी कि माँ को तो ऐसी कड़वी बातें बोलने की आदत है, आप उनकी बातों को दिल पर मत लिया करो। मेरी थोड़ी सी हमदर्दी से भाभी बोलने लगी थी और कहने लगी, मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मेरी सास का बिहेवियर मेरे लिए कभी ठीक नहीं होता। मैंने कहा, भाभी माँ की बातों पर ध्यान मत दिया करो, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। मेरी बात सुनकर उन्हें तसल्ली हो गई थी। फिर मैंने मेन मुद्दे पर बात की। मैंने भाभी से कहा, भाभी ये चिता आपने कौन सी सड़क पर देखा था? मुझे तो कहीं पर नजर नहीं आया। मैं तो लगभग 1 घंटे तक सड़क पर खड़े होकर चारों तरफ देखकर आई हूँ। मेरी बात पर भाभी हैरान हो गई थी और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। वह कहने लगी कि तुम क्यों वहां पर खड़े होकर चीते के आने का इंतजार कर रही थी? तुम छोटी हो, अगर तुम पर हमला हो गया तो फिर हम लोगों का क्या होगा? मैंने गौर से भाभी की तरफ देखा तो वह दुबली पतली सी थी और मेरी सेहत तो भाभी से थोड़ी ज्यादा ही थी। मैंने कहा, भाभी आप कौन सा बहादुर हो, आप भी तो चीते को दूर से देख कर आती हो ना, मैं भी दूर से ही देख लूंगी। बस मुझे बड़ा शौक है, इसलिए मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। रात को जब आप भैया के साथ चीता देखने जाओगी तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। न जाने क्यों वो मेरी बात पर अजीब ही परेशानी का शिकार हो गई थी और वह मुझसे नजरें चुराने लगी। कहने लगी, तुम इस बारे में अपने भैया से ही पूछ लेना। जिस तरह से उन्होंने मुझे टाल दिया था, मुझे तो अब माँ की बातें सच्ची लगने लगी थी कि भाभी भैया के कान भरती है
वरना मुझे अपने साथ ले जाने में उन्हें क्या प्रॉब्लम है। उनके साथ में भी चीते को देख लूंगी। लेकिन वही हुआ जिसका मुझे शक था। भाभी के इशारे पर भैया मुझ पर बरस पड़े। कहने लगे कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। अब तो मुझे भी भाभी पर गुस्सा आ गया था। मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया कि मेरे होश से उड़ने लगे थे। पता नहीं ये कैसा चिता है जो भैया को सिर्फ रात को ही आने पर दिखाई देता है, जिसे भाभी को दिखाने के लिए भैया रात को लेकर जाते हैं। और ऐसा भी है कि इसको पूरे गांव में किसी ने नहीं देखा, सिर्फ भैया भाभी ही रात को देखने के लिए जाते हैं। चीते को रोज देखकर भाभी को ऐसा क्या होता है जो वह घर वापस आती है तो उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, उन्हें बहुत ज्यादा थकान होती है और भैया उनको पकड़ कर लाते हैं और फिर एक दूसरे को देखकर अजीब सी मुस्कुराहट में बातें करने लग जाते हैं। फिर वह चिता स्पेशली भैया और भाभी को ही क्यों दिखाई देता है? बाकी तो कभी किसी ने इस चीते के बारे में कोई बात तक नहीं की थी। मैं जब भी अपनी फ्रेंड से मिलती थी और उनसे कहती कि सीधी सड़क वाले रास्ते पर कभी तुम लोगों ने चीते को देखा है, तो सबकी सब मेरा मजाक उड़ाने लग जाती थी। कहती कि ऐसा कौन सा चीता है जो सीधी सड़क वाले रास्ते पर ही रहता है। अरे अगर ऐसी कोई बात होती तो उस चीते को पकड़ने के लिए अभी तक टीम आ गई होती, क्योंकि कभी भी ऐसे खतरनाक जानवर को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। लोग इस गांव में अपनी जान बचाने की खातिर यहाँ से अभी तक भाग गए होते। अगर ऐसा होता तो वह चिता अभी तक पकड़ा जा चुका होता। बात तो ठीक थी कि आखिर किसी और को वह चिता नजर क्यों नहीं आता। अब तो मेरे अंदर का एक जासूस जाग चुका था। मुझे अब इस राज से पर्दा हटाना ही था कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो भैया भाभी रोज इसी टाइम पर जाते हैं, वह भी माँ के मना करने के बावजूद भी। मैं अब दिल में ये ठान चुकी थी कि सच्चाई को सामने लाकर ही रहूंगी। अभी मैंने अपनी बात पर ध्यान ही दिया था और मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि मेरी बड़ी दीदी रोते धोते हमारे घर पर आ पहुंची। उनके पति से उनका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और उन्होंने दीदी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। अब हमारे घर पर एक और तूफान खड़ा हो चुका था। काफी दिनों तक दीदी हमारे घर पर ही रही और कुछ दिनों बाद उन्होंने एक अजीब सी रात लगा ली। वो कहने लगी कि साहिल भी प्रेरणा को एक दो थप्पड़ मारकर उसको उसके मायके छोड़ कर आए। ये बात सुनकर तो भैया चौंक गए थे, क्योंकि भैया भाभी आपस में एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। भैया ने कहा कि तुम्हारे इस मैटर में भला मेरा और प्रेरणा का क्या कसूर? ये बात कहनी थी कि माँ तो भैया के पीछे ही पड़ गई। कहने लगी, हाँ तुम्हारी पत्नी तो बहुत मासूम है, मेरी बेटी का ही सारा कसूर है। मुझे अपनी बेटी की शादी इसके मनहूस भाई के साथ करनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे क्या पता था कि वह मेरी बेटी के साथ अत्याचार करता है, उस पर हाथ उठाता है। साहिल भैया कहने लगे, आपकी बेटी ने ही कुछ गलत किया होगा, तभी तो इसका पति भी इस पर हाथ उठाने पर मजबूर हो गया। ऐसे ही तो कोई किसी पर हाथ नहीं उठाता। माँ कहने लगी, तुझे अपनी बहन की तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं है। ये बात सुनकर पिताजी को भी गुस्सा आ गया था। उन्होंने भी माँ को डांट लगाए और कहा कि बेटा ठीक ही तो कह रहा है, तू अपनी बेटी से फोन पर बात किया करती थी और उसकी यही समझाती थी कि अपने पति को हमेशा काबू में करके रखना। हर मर्द काबू में आने वालों में से नहीं होता। तेरी बेटी ने तेरा कहना मानकर ही घर में लड़ाई झगड़ा पैदा किया होगा, तभी इसका पति इस पर हाथ उठाने पर मजबूर हो गया होगा। इस बात पर माँ और पिताजी दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा था। हमारा घर तो ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था जहाँ पर हमेशा झगड़ा ही होते रहते थे। लेकिन माँ और दीदी ने तो जिद बांध ली थी कि अब तो इस घर में तुम्हारी पत्नी तभी वापस आएगी जब यह अपने भाई को जाकर समझाएगी कि वह मेरी बेटी से आकर माफ़ी मांगे और यहाँ से लेकर चला जाए। भैया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। भला एक इस तरह की जिद थी, इस सब में भैया भाभी का तो कोई कसूर ही नहीं था। भैया बार बार भाभी की तरफ देख रहे थे और भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। भाभी खुद आकर आगे बढ़ी और माँ से कहने लगी कि माँ जी मुझे दीदी का दुख है, लेकिन भैया की सजा मैं क्यों भुगतूं? भाभी की बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कुछ भी हो जाता मेरी माँ अपनी जिद से हटने वाली नहीं थी। चाहे वह उन दोनों का रिश्ता क्यों न खत्म करवा देती। अगर एक तरफ रिश्ता खत्म हो रहा था तो माँ भाई और भाभी का रिश्ता खत्म करवाने पर तुल जाती। माँ पर तो पिताजी की भी किसी डांट का कोई असर नहीं होता था। साहिल भैया ने भाभी पर हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन उन्हें सामान पैक करने को कहा। कहने लगे, प्रेरणा जाकर अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर आता हूँ। भाभी को गुस्सा आ गया था और वह कहने लगी, साहिल तुम मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? भैया ने अपनी नज़रें झुका ली थी। भैया माँ की जीत के सामने इनकार नहीं कर सकते थे।
माँ को तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने का मौका चाहिए होता था। माँ कहती कि अगर मैं अपनी पसंद की लड़की इस घर में लेकर आती तो वह मेरे घर को स्वर्ग बना देती। मैंने तो बेकार ही इसके भाई की शादी अपनी बेटी के साथ करवाई। कहीं और करवाती तो मेरी बेटी का घर भी खुशी खुशी बसा हुआ होता। माँ ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। उधर पिताजी का गुस्सा ऐसी बातें सुनकर हाई हो चुका था। प्रेरणा भाभी रोते रोते अपना सामान पैक करके घर से जा चुकी थी, क्योंकि झगड़ा डिवोर्स तक पहुंच चुका था। क्योंकि माँ की शर्त थी कि तुझे अगर अपनी बहन का घर बसाना है तो अपनी पत्नी को डिवोर्स देनी होगी, लेकिन भैया तो किसी भी हाल में भाभी को नहीं छोड़ सकते थे। अब घर में हर दिन इस बात पर झगड़ा होने लगे थे। रात के टाइम पर अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि भैया के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वह अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। बाहर का गेट खोलकर घर से बाहर चले गए थे। मैं सोच रही थी कि आज तो भाभी भी घर में नहीं है और भैया इस टाइम पर कहाँ गए होंगे। लेकिन यह एक दिन की बात नहीं थी। अब भैया रोज रात को घर से निकल जाते थे। इस बार मैंने भैया का पीछा करने की ठान ली थी। जैसे ही भैया बाहर निकले मैं भी जल्दी से दुपट्टा ओढ़कर घर से निकल गई थी। माँ और पिताजी तो गहरी नींद में सोए हुए थे। सड़कों पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने देखा कि भैया भाभी के मायके की तरफ जा रहे थे, क्योंकि भाभी का मायका भी हमारे घर से थोड़ी दूरी पर ही था। इस टाइम वह भाभी के मायके की तरफ क्यों जा रहे थे? मुझे तो डर लग रहा था, कहीं भैया ने अगर मुझे उनका पीछा करते हुए देख लिया तो मेरी पिटाई लग जाएगी। मुझे लगा कि कहीं भैया भाभी को मायके से चीता दिखाने तो नहीं लेकर जा रहे। पहले भैया भाभी के घर गए। मैंने देखा कि भाभी दरवाजे पर ही खड़ी होकर भैया का इंतजार कर रही थी। उन्होंने अपने चेहरे को छुपाया हुआ था। वह दोनों हाथ पकड़कर चलने लगे। मैं भी उनका पीछा कर रही थी। वह दोनों सीधी सड़क वाले रास्ते पर चलने लगे। मैं उन दोनों का पीछा करते करते सीधी सड़क वाले रास्ते पर ही चलने लगी थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं से चीता न आ जाए, फिर मैं अपना बचाव कैसे कर सकूंगी। मेरे दिल में आया कि मैं वापस लौट जाऊं, लेकिन मेरे अंदर बैठे इंसान का मैं क्या कर सकती थी। मेरे अंदर तो बस ये जानने का इंटरेस्ट था कि भैया भाभी रात को चीता ही देखने जाते हैं या फिर कुछ और। मैं उनके पीछे पीछे ही चल रही थी। भैया भाभी को लेकर पता नहीं कहाँ जा रहे थे। हम लोग चलते चलते काफी दूर तक आ गए थे। मैंने तो ये रास्ता भी नहीं देखा था, मैं तो बस उनको फॉलो कर रही थी। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैं देखना चाह रही थी कि आखिर ये दोनों कहाँ जा रहे हैं और फिर इतनी रात को इनका यहाँ से जाने का क्या मतलब बनता है। ये सड़क बहुत लंबी थी। हम लोग चलते चलते काफी दूर तक आ गए थे। तभी अचानक मुझे किसी चीज की हलचल महसूस हुई। मैं घबरा सी गई थी कि कहीं चीता तो नहीं आ गया। जैसे ही मैं पलट कर देखा तो दूर से एक गाड़ी आ रही थी। मेरी जान में जान आई, लेकिन मैं ये देखकर हैरान थी कि भाई और भाभी सरकारी अस्पताल के अंदर घुस गए थे। ये सरकारी अस्पताल हमारे गांव के बाहर थोड़ी सी दूरी पर बना हुआ था। भैया भाभी सरकारी अस्पताल के अंदर चले गए। मैं भी उन दोनों के पीछे पीछे अंदर चली गई। जैसे ही मैं अंदर गई, वहां पर मुझे नर्स ने रोक लिया और मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या काम है। मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाया हुआ था। अचानक भैया भाभी ने पीछे पलट कर देखा और उन दोनों ने मुझे पहचान लिया। मैं हैरान रह गई थी और मेरी सारी सच्चाई खुलकर भैया भाभी के सामने आ गई थी। भैया भाभी ने नर्स को कहा कि यह लड़की हमारे साथ है, क्योंकि रात के टाइम पर अस्पताल वालों को भी चौकन्ना रहना पड़ता है कि कहीं कोई गलत इंसान अस्पताल में न घुस जाए। मुझे भैया से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। भैया मेरे करीब आए और मुझे घूर कर देखने लगे। मैंने अपनी नजरें नीचे झुका ली थी, क्योंकि भैया समझ गए थे कि मैं उन दोनों का पीछा करते हुए यहाँ तक आई हूँ। जिसकी मुझे उम्मीद थी वही हुआ। भैया ने मुझे डांटते हुए कहा कि यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने भैया से कहा कि मैं आप लोगों का पीछा कर रही थी। मैंने घर में आपको बिस्तर पर मौजूद नहीं पाया, तो मैं आपका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। लेकिन अब आप मुझे बताएं कि आप दोनों यहाँ इस अस्पताल में क्या करने आए हो। भैया भाभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर भाभी ने भैया से कहा कि अब ये यहाँ तक हमारा पीछा करते हुए आ गई है, तो हमें इसको सब कुछ बता देना चाहिए। मैं बड़ी हैरानी से भैया भाभी की तरफ देख रही थी। भाभी की आंखों में मुझे आंसू नजर आ रहे थे। भैया ने कहा कि अब तुम ही बताओ, हमारे घर में जो हंगामा रोजमा करती है, इसमें मेरा और तुम्हारी भाभी का क्या कसूर है। माँ चाहती है कि मैं दीदी की खातिर इसको डिवोर्स दे दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। माँ ने ही तो जबरदस्ती प्रेरणा के भाई के साथ दीदी की शादी करवाई थी।
हालांकि प्रेरणा का भाई शादी करने के लिए तैयार भी नहीं था, लेकिन वह सिर्फ अपनी बहन का घर बसाने की खातिर शादी करने के लिए तैयार हुआ था। अब जब वह अपने पति से लड़ झगड़ कर हमारे घर पर आ गई, तो इसमें भी प्रेरणा का कोई कसर नहीं और सजा प्रेरणा को और मुझे ही दी जा रही है। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी भाभी से कितना प्यार करता हूँ। मैं इससे दूर नहीं रह सकता और मैं यहाँ अस्पताल में आज पहली बार नहीं आया। हर रोज मैं यहाँ अस्पताल में आता हूँ। तुम्हारी भाभी को एक अजीब तरह की बीमारी है जिसमें उसके शरीर की रोजाना मशीनों के द्वारा थेरेपी की जाती है। इस अस्पताल में सारी मशीनें मौजूद है। मैं हर रोज तुम्हारी भाभी को यहाँ थेरेपी के लिए लेकर आता हूँ। मुझे पता है कि माँ कभी भी हमें एक साथ घूमता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैं घर पर चीते का बहाना बनाता था। अगर मैं उनको प्रेरणा की बीमारी के बारे में बता देता तो माँ प्रेरणा को और ज्यादा तंग करती और कहती कि बीमार होते हुए भी मेरे बेटे के पल्ले से बंध गई। मैं नहीं चाहता था कि प्रेरणा की बीमारी की वजह से माँ उसे और ज्यादा परेशान करे, इसलिए मैं खामोशी से यहाँ पर प्रेरणा का इलाज करवा रहा हूँ। मैं माँ के खिलाफ भी नहीं जा सकता और अपनी पत्नी के भी, जबकि मुझे पता है कि कौन सही है और कौन गलत। माँ ने जब कहा कि प्रेरणा को घर से निकाल दो, इसलिए मैं उसे उसके मायके छोड़ आया, क्योंकि मुझे और अच्छा मौका मिल गया था कि मैं रात को बहाने से प्रेरणा के मायके से उसे थेरेपी करने के लिए ले जाया करूंगा और मुझे चीते वाला झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। उस दिन मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया था, इसलिए मैंने चीते की बात कह दी थी। मैं बड़ी हैरानी से भैया की बातें सुनाने लगी। मैंने कहा, भैया, मैं आपका पीछा करते हुए इसलिए आई थी कि कहीं आप आज भी भाभी को चीता दिखाने के लिए ले जा रहे हो, क्योंकि मुझे भी ये सुनकर खुशी हुई थी कि हमारे गांव में चीता है और मैं भी उसे चीते को देखना चाहती थी। लेकिन जब आपने पूरी सीधी सड़क पार कर ली तो मैं समझ गई थी कि आप कहीं और जा रहे हो। लेकिन भाभी का इलाज कब से चल रहा है? भैया ने कहा कि तुम्हारी भाभी के शरीर में एक अजीब तरह की बीमारी पैदा हो गई, जो कोई इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन उसके लिए थेरेपी होना बहुत जरूरी है ताकि आगे तक इस बीमारी की जड़ खत्म हो जाए और यह इलाज 4 महीने से चल रहा है। लगभग 1 महीने का इलाज और रह गया। उसके बाद मैं प्रेरणा को मायके से ही ले जाकर कहीं दूसरे घर में शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि वहां रहते हुए तो माँ कभी हमें चैन से जीने नहीं देगी। मैं दोबारा वापस अपने घर नहीं जाऊंगा। अगर हर रोज हमारे घर में ऐसे ही लड़ाई झगड़ा रहे तो प्रेरणा दिन ब दिन और ज्यादा बीमार होती चली जाएगी। जब थेरेपी होती है तो प्रेरणा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके शरीर में थकावट महसूस होने लगती है। मैं उसे पकड़ कर लेकर जाता हूँ और मैं उसको देखकर खुश होता हूँ कि बस कुछ दिनों की बात और है, मेरी पत्नी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मैंने भैया से माफ़ी मांगी और कहा कि भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आपका ऐसे पीछा नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे आपसे इस पूरी बात के बारे में पूछ लेना चाहिए था। भैया ने कहा कि कोई बात नहीं, बस तुम हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि माँ मेरे और मेरी पत्नी पर ज़्यादा ही अत्याचार करने लगी है। भाभी की थेरेपी होने लगी थी। भाभी की थेरेपी होते हुए देखकर मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि उनकी चीख निकल रही थी। यह ऐसी थेरेपी थी जिसमें शरीर का गंदा खून निकाल लिया जाता था, ताकि यह जो बीमारी है वह भाभी को खून की वजह से थी और वह सारी बीमारी उनके गंदे खून के थ्रू निकल जाए। फिर हम भाभी को लेकर उनके मायके चले गए थे। मैंने घर जाकर पिताजी को सारी बात बता दी, क्योंकि वही थे जो माँ और दीदी को काबू में कर सकते थे और भैया को घर बुला सकते थे। पिताजी ने माँ को खूब डांट लगाए और कहा कि अगर मेरा बेटा अपनी पत्नी को लेकर घर नहीं आया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। आज पिताजी ने भी फैसला कर लिया था कि आर्या पार ही होगा। माँ के पास तो अब कोई रास्ता ही नहीं बच रहा था, इसलिए उन्होंने अपने आप को शांत कर लिया, क्योंकि पिताजी को हमेशा भाभी ही सही लगती थी और वह इसी बात पर माँ से झगड़ा करते रहते थे। दीदी को भी डांट कर उनके ससुराल भेज दिया गया। पिताजी ने दीदी पर भी खूब डांट लगाई कि अपनी माँ के कहने में आकर कभी भी अपना घर मत बिगड़ना, क्योंकि दीदी हर बार माँ के कहने पर ही जीजा जी से लड़ाई झगड़ा करती थी। उनका कहना था कि अपने पति को पल्लू से बांध कर रखो, जबकि भाभी पर वह अत्याचार करती थी। भैया भाभी को खुलकर आपस में बातें भी नहीं करने देती थी। कुछ दिनों बाद भाभी अपने घर आ गई। माँ का बिहेवियर धीरे धीरे भाभी के साथ अब ठीक हो गया, क्योंकि पिताजी माँ पर बहुत ज्यादा शक्ति करने लगे थे। वह माँ को डांट में रखते थे। पहले भी वह माँ को बहुत डांटते थे, लेकिन उन्हें माँ से ज्यादा बात करना पसंद नहीं था, क्योंकि माँ कभी किसी की बात नहीं सुनती थी। लेकिन अब पिताजी ने फैसला कर लिया था कि बेटे का घर बसाना है तो अपनी पत्नी को काबू में करना होगा। माँ बिल्कुल ठीक चल रही है। भाभी और भैया की जिंदगी भी आपस में बहुत अच्छी चल रही है।
मैं बहुत खुश हूँ अपने सुखी परिवार को देखकर, क्योंकि अब हमारे घर में लड़ाई झगड़ा भी बहुत कम हो गए। उधर दीदी अपनी ससुराल में बहुत खुश है, क्योंकि पिताजी ने माँ से मोबाइल छीन लिया है और कहा है कि जब बेटी घर आया करेगी तभी उससे बात किया करो। फोन पर गलत बातें करके अपनी बेटी को उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काया मत करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बेटियों को हमेशा ससुराल में बसने की और ससुराल वालों को समझने की एडवाइस दिया करें, और कभी मेरी माँ जैसी ना बने। अगर ऐसा ही है तो फिर अपनी बहू को भी वही सब करने दीजिए जो आपकी बेटी उसके ससुराल वालों के साथ कर रही है। इसलिए सब मिलजुल कर खुश रहिए और आपस में प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, ताकि हमारी नफरत की वजह से कभी कोई चोरी चुपके गलत कदम ना उठा सके। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।